आज बीपीएम क्लास में टेंस की चर्चा करेंगे और टेंस में यहाँ टेंस चार्ट दिए गए हैं। एक काइंड्स ऑफ टेंस है, इसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस इधर अंकित हैं। अगर इधर देखते हैं तो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अंकित है। यानी प्रेजेंट टेंस के ये 4 काइंड्स हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पास्ट टेंस के काइंड्स दिए गए हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अंकित किए गए हैं। अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को। इसमें प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट काइंड्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक कॉलम है। अगर इस पर ध्यान से देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है वाक्य की पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ताहू लगा रहता है। जैसा कि एक वाक्य यहां दिया गया है, राम भात खाता है, तुम भात खाते हो, मोहन किताब पढ़ता है। इन सभी वाक्यों में ता है, ती है, ते है लगा हुआ है। और ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए एक वाक्य संरचना यहां अंकित किया गया है। स्ट्रक्चर यहां दिए गए हैं। वाक्य संरचना, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, इसके बाद V1 या V5 को रखा जाता है और ऑब्जेक्ट को उसके बाद रखा जाता है। और इस तरह से वाक्य पूरे हो जाते हैं। जैसे राम भात खाता है तो राम ईट्स राइस। यहां V5 का प्रयोग हुआ है, ईट्स का। पिछले वीडियो में बताया गया था, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रहे थे उस समय बताया गया था कि अगर वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और उसमें सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, तो प्रिंसिपल वर्ब का जो फॉर्म होगा उसमें V5 लगेगा। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ V5 लगते हैं। यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट राम है, इसलिए यहाँ इट्स का प्रयोग हुआ है। अगर आगे देखते हैं, तुम भात खाते हो, इसका ट्रांसलेट होगा यू ईट राइस। यहां देखिए यू के साथ एक V1 का प्रयोग हुआ है, ईट का प्रयोग हुआ है, इट्स नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि ये जो यू जो है सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। V5 से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ लगता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हम लोग कर रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब निगेटिव इसका बनाना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को अगर निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट
या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। अगर यही वाक्य रहता कि राम भात नहीं खाता है तो यहां हो जाता राम डज नॉट ईट राइस। और वही रहता यहां पे कि तुम भात नहीं खाते हो तो यू डू नॉट ईट राइस होता। यानी निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। डज नॉट सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट रहने पर किए जाते हैं, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। अगर इंट्रोगेटिव वाक्य हो तो डू और डज को सेंटेंस के शुरू में रखा जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर में आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। वाक्य की पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं लगा रहता है। यानी इस टेंस के वाक्य से यह बोध होता है कि क्रिया अभी चल रही है, क्रिया तत्काल समय में जारी है। जैसे उदाहरण यहां दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, तुम भात खा रहे हो, वह भात खा रहा है। यानी इससे बोध हो रहा है क्रिया यानी खाने की क्रिया अभी चल रही है। देखेंगे वाक्य को, इसके लिए भी वाक्य संरचना दिया हुआ है। पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या इज और एम का प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद इसमें भी फोर रखे जाते हैं, वर्ब का चौथा रूप, और अंत में ऑब्जेक्ट रखकर फुल स्टॉप लगाया जाता है। देखेंगे इस वाक्य को हम ट्रांसलेट करते हैं। तुम भात खा रहे हो, यू आर ईटिंग राइस, वह भात खा रहा है, ही इज ईटिंग राइस। ध्यान देंगे ये जो सेंटेंस दिया गया है यहां पर अफर्मेटिव है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो, अगर निगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में रखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेकिन थोड़ा सा और यहां क्लियर होने की जरूरत है। हेल्पिंग वर्ब यहां इज और एम की बात की गई है, तो किनके साथ इज, किसके साथ आर और किसके साथ एम का प्रयोग होगा, ये क्लियर होना जरूरी है। ध्यान देंगे एम जो है सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आई के साथ रहेगा। इज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिर्फ रहेगा, और सारे सब्जेक्ट के साथ जैसे फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन के दोनों और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा। हम समझते हैं अच्छी तरह से, इस टेंस को आप समझे होंगे। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्य की पहचान है, जैसा कि यहां अंकित किया गया है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हो, या है, ये है लगा रहता है। जैसे तुम भात खाए हो, तुम भात खा चुके हो। और इस टेंस के वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए यहां देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है, वाक्य संरचना यहां दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव का प्रयोग होता है, इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और अंत में ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं। ध्यान देंगे ये वाक्य है तुम भात खाए हो या तुम भात खा चुके हो। ट्रांसलेट करेंगे तो यू हैव ईटेन राइस,
कारण कि सब्जेक्ट यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, V3 ईटेन, ऑब्जेक्ट राइस और फुल स्टॉप। यहां जो है दो हेल्पिंग वर्ब की बात की गई है, हैज और हैव। तो हैज जो है सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ लगता है। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज लगेगा, अन्यथा सारे सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि इस वाक्य में दिया गया है, यू जो है सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट था, इसलिए यू के साथ हैव लगा है, यू हैव ईटेन राइस। अगर यहां पर ही होता तो ही के साथ हैज लगता, यहां अगर राम होता तो राम के साथ हैज लगता। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा इस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में, और सारे सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होंगे। थोड़ा सा देखेंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका निगेटिव में हैव या हैज के बाद नोट लग जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हैज हैव को सेंटेंस को शुरू में रखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और इस तरह से इसकी प्रक्रिया जो है पूरी होगी। यानी इस टेंस के वाक्य को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं इस तरह से। अब देखेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस का चौथा भेद, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य की पहचान है, इसमें समय दिए हुए रहते हैं और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो लगा रहता है। यानी इस टेंस के वाक्य से बोध होता है कि क्रिया जो है पहले शुरू हुई है और अभी एक क्रिया चल रही है। जैसा कि वाक्य दिया गया है, तुम 2 दिनों से भात खा रहे हो। तुम 2 दिनों से भात खा रहे हो, इसका मतलब 2 दिन पूर्व खाने की क्रिया शुरू हुई थी और अभी जारी है। तो इस तरह के वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। और इसकी वाक्य संरचना यहां दिया गया है, पहले सब्जेक्ट रखते हैं, इसके बाद हैज या है, उसके बाद बीन लगता है इसमें, इसके बाद भी फोर, जैसे ईट है तो ईटिंग, रीड है तो रीडिंग, जंप है तो जंपिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर, दोनों में से कोई एक, अंत में टाइम। यहां देखिए हैज है, हम लोग पूर्व में क्लियर हो गए हैं कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां ये 2 वर्ड यहां दिए गए हैं, सिंस या फोर। सिंस का प्रयोग कहां और फोर का प्रयोग कहां, थोड़ा सा इसे भी समझें। चलेंगे इधर कॉर्नर में, यहां दिया गया है यूज ऑफ सिंस। यूज ऑफ सिंस में दिए गए हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया हुआ है तो उसके साथ सिंस लगेगा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, समय, अगर एक निश्चित समय दिया हुआ है, एक क्रिया जो है पुराने समय से शुरू हुई है, तो उसमें सिंस का प्रयोग होगा। जैसे रविवार से तो सिंस संडे। रविवार एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, क्रिया शुरू होने की एक निश्चित समय हुआ। और अगर फोर में देखेंगे पीरियड ऑफ टाइम अगर दिया हुआ है तो उसमें फोर का प्रयोग होता है। पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब हुआ समय की अवधि,
सिर्फ अवधि दी गई है। जैसे राम 2 दिनों से खेल रहा है तो 2 दिनों से एक अवधि हुई, तो इसमें for 2 days, जैसा कि यहां दिया गया for 2 days। तो यहां अब आइए देखते हैं, तुम 2 दिनों से भात खा रहे हो। वाक्य संरचना यहां दिया हुआ है, क्या होगा? यू हैव बीन ईटिंग राइस फॉर 2 days। अगर यहां रहता कोई दिन दिया हुआ रहता, संडे दिया हुआ रहता, तो सिंस संडे हो जाता। इन 2 दिनों से यहां अवधि दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहां पर फॉर का प्रयोग हुआ है। आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए देखिए पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में पहला भेद पास्ट इंडेफिनिट। इस टेंस की वाक्य की पहचान है कि वाक्य के अंत में या, ई, ए, ता, था, ती, थी, तेथे लगा रहता है, जैसा कि यहां दिया गया है, राम भात खाया या राम भात खाता था। यहां पर जो है वाक्य के अंत में ता, था और या है, यानी ये वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसकी वाक्य संरचना यहां दिए गए हैं, स्ट्रक्चर दिया गया है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V2, तब ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, यानी इसका अंग्रेजी होगा राम एट राइस, V2 ईट का सेकंड फॉर्म होगा एट, तो राम एट राइस, उसने रोटी खाई, ही एट ब्रेड, यानी इसमें जो है V2 का प्रयोग हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर निगेटिव में जाते हैं तो इसमें डिड नॉट का प्रयोग होता है, और डिड नॉट का जब प्रयोग करेंगे या डिड का जब प्रयोग करेंगे तो V2 नहीं रहेगा, यहां पर V1 का प्रयोग होगा। फिर अगर यही रहता कि राम भात नहीं खाता था, तो राम डिड नॉट ईट राइस हो जाएगा, राम डिड नॉट ईट राइस। और अगर वही इंट्रोगेटिव होगा, क्या राम भात खाता था, तो डिड राम ईट राइस, यानी डिड का प्रयोग करने के बाद ये दूसरा रूप नहीं होगा, फिर फर्स्ट रूप हो जाता है। समझ गए होंगे? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। वाक्य की पहचान इसका है कि वाक्य के अंत में लगा रहता है रहा था, रही थी, रहे थे, जैसा कि वाक्य यहां दिया हुआ है, राम भात खा रहा था। अब ऐसे वाक्यों को, यानी इस टेंस के वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है, देख रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद भी फॉर रखा जाता है और अंत में ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब में 2 आ गए, वाज और वेयर। वाज का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट को होता है। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है या थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, जैसे आई हो तो आई वाज, ही है तो ही वाज, राम है तो राम वाज। इसके अलावे अगर अन्य कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ वेयर का प्रयोग होता है, और सारे जो स्ट्रक्चर हैं उसी आधार पर वर्ड को सजा दिए जाते हैं। यहाँ वाक्य है राम भात खा रहा था, तो राम वाज ईटिंग राइस, हम लोग खेल रहे थे, वी वेयर प्लेइंग, यहाँ वी के साथ वेयर और राम के साथ वाज। क्यों? क्योंकि राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। वाज का प्रयोग होता है सिर्फ फर्स्ट पर्सन
सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ, जैसा कि यहाँ बताया गया आपको। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बात थी। अगर निगेटिव में जाते हैं तो ये जो दिया हुआ है वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब जो दिए हुए हैं इनके बाद नॉट जुड़ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो वाज वेयर को वाक्य के शुरू में रखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। तो इस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम लोग देखें। चलते हैं पास्ट परफेक्ट में। वाक्य की पहचान, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहता है। जैसा कि वाक्य दिया गया है यहाँ पर, राम भात खा चुका था। अब इस टेंस के वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में यहाँ वाक्य संरचना दिया गया है, देखेंगे इस पर ध्यान देंगे। यह स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें सबसे पहले सेंटेंस सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड, इसके बाद V3 और अंत में ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जैसा कि यह स्ट्रक्चर में अंकित है। सब्जेक्ट, हैड, V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। राम भात खा चुका था, राम हैड ईटेन राइस। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग हुआ है, हैड का प्रयोग। अगर निगेटिव इसका बनाना हो तो इस हैड के बाद नॉट लग जाएगा, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैड को वाक्य के शुरू में रखेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरह से इसका इंट्रोगेटिव वे बन जाएगा। चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। वाक्य की पहचान है कि समय दिया हुआ रहता है और उसमें रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ रहता है। जैसा कि वाक्य है, वह रविवार से भात खा रहा था। रविवार एक समय हो गया और रहा था अंत में है। ये वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं। पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, इसके बाद हैड बीन रखा जाता है, उसके बाद V4, तब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, उसके बाद सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक, इसके बाद अंत में टाइम, इसके बाद फुल स्टॉप। हैड बीन तो सिंगल हेल्पिंग वर्ब है। सिंस और फॉर की बात है, हमने पहले ही यहाँ पर बताया है। सिंस और फॉर का प्रयोग, यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फॉर का प्रयोग हमने पहले ही बताया है। तो क्या होगा, इसका अंग्रेजी बनाते हैं। वह रविवार से भात खा रहा था। He had been eating rice since Sunday. संडे पॉइंट ऑफ टाइम होने के चलते यहाँ सिंस लगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो हैड के बाद नॉट लगेगा, और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो हैड को सेंटेंस के शुरू में रखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वाक्य की पहचान है कि वाक्य के अंत में एगा, एगी, एंगे, उंगा, उंगी लगा हुआ रहता है। जैसे राम भात खाएगा, तुम पत्र लिखोगे, रामू पटना जाएगा, एगा, एगी, उंगा, उंगी,
ये लगा हुआ रहता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जैसे यहाँ वाक्य दिया हुआ है राम भात खाएगा, और इस टेंस के वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में ये वाक्य संरचना है। ध्यान से देखेंगे, पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल का प्रयोग, इसके बाद V1, तब ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे, दो हेल्पिंग वर्ब यहां है, शैल और विल। कहां शैल का प्रयोग और कहां विल का प्रयोग? अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, सिंगुलर या प्लूरल नंबर, तो फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर्स के सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होगा, और इसके बाद सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में ये पलट भी जाता है, फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का भी प्रयोग हो जाता है। यहाँ पर विशेष परिस्थिति की बात हमने कहा, जैसे यहाँ है राम भात खाएगा, तो राम विल ईट राइस। अगर यही रहता कि राम अवश्य भात खाएगा, तो यहाँ पलट जाता, राम से ईट राइस हो जाता। मैं भात खाऊंगा, आई शैल ईट राइस। तुम भात खाओगे, यू विल ईट राइस। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट रहने पर शैल और सेकंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट रहने पर विल का प्रयोग होता है। जैसा कि वाक्य संरचना में यहां दर्शाया गया है, सब्जेक्ट, इसके बाद शैल विल, इसके बाद V1 और अंत में ऑब्जेक्ट। जैसा कि इसका अनुवाद यहाँ अंकित है, राम भात खाएगा, राम विल ईट राइस। तुम भात खाओगे, यू विल ईट राइस। ये क्लियर हुआ? सेकंड में चलते हैं फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। वाक्य अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा लगा रहता है। जैसे राम भात खाता रहेगा, तुम पत्र लिखते रहोगे। और इसका अनुवाद अंग्रेजी में करने के लिए यह स्ट्रक्चर दिया गया है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल, उसके बाद बी, उसके बाद भी हो, तब ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे, राम भात खाता रहेगा, राम विल बी ईटिंग राइस। मैं भात खाता रहूंगा, आई शैल बी ईटिंग राइस। जैसा कि पहले ही हमने बता दिया है कि फर्स्ट पर्सन के अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ शैल, और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर निगेटिव बनाना हो तो शैल या विल के बाद नॉट। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो शैल या विल को सेंटेंस के शुरू में और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और इस तरह से उसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वाक्य की पहचान है कि वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा ये लगा रहता है। जैसा कि यहां दर्शाया गया है, वाक्य दिया हुआ है, राम भात खा चुकेगा, चुकेगा
यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वाक्य संरचना सब्जेक्ट, शैल, विल, हैड, V3, ऑब्जेक्ट। ये वाक्य संरचना है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसका ट्रांसलेशन होगा राम विल हैव ईटेन राइस, यहां दिया हुआ है। राम के साथ विल लगाया है, विल का प्रयोग ऊपर में ही हमने बताया। तो इस स्ट्रक्चर पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहां दिया हुआ है ट्रांसलेशन इसका, ध्यान देंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो विल या शैल जो यहां रहेगा उसके बाद नॉट लगा देंगे। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो विल या शैल को वाक्य के शुरू में रखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरह से इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब आगे देखते हैं फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके वाक्य की पहचान है समय के साथ रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे लगा हुआ रहता है। जैसा कि वाक्य दिया हुआ है राम रविवार से भात खाता रहेगा, ता रहेगा और रविवार समय एक टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम, रविवार पॉइंट ऑफ टाइम। इसको अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए स्ट्रक्चर यहां दिया हुआ है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, दोनों में से कोई एक, उसके बाद हैव बीन, इसके बाद V4, तब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तब सिंस या फोर, दोनों में से कोई एक। जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, बताया भी गया है इसको। उसके बाद टाइम, जैसे देखें यहां राम रविवार से भात खाता रहेगा, राम विल हैव बीन ईटिंग राइस सिंस संडे। राम पहले रखा गया, उसके बाद विल हैव बीन, V4, ऑब्जेक्ट सिंस संडे। सिंस इसलिए आया क्योंकि यहां संडे जो है पॉइंट ऑफ टाइम था। ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर निगेटिव बनाना हो तो विल के बाद नोट लगा देंगे। यहां पर विल नॉट हैव बीन ईटिंग राइस सिंस संडे। अगर यही इंट्रोगेटिव अगर हो तो विल को सेंटेंस के शुरू में रखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरह से ये पूरे टेंस को हम लोगों ने अभी देखा। सभी टेंस को बारी बारी से पहचानने का काम किया। यहां बोर्ड पर सारे टेंस के वाक्य की पहचान, वाक्य, स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है उसका ट्रांसलेशन अंकित है। हमने निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि इंग्लिश में टेंस जो है वो बेस होता है और बेस जिसका कमजोर होगा वो आगे कितना राइज करेगा आप खुद समझ सकते हैं। इससे अपना बेस मजबूत बनाने के लिए टेंस को आप अच्छी तरह से अध्ययन करें, पढ़ें और इसे सीखने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।